नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम एकांकी मकड़ी का जाला के संकलन त्रय अभिनेता एवं अंतर्द्वंद नामक एकांकी तत्वों के आधार पर समीक्षा करेंगे। इससे पूर्व हमने लेखक के जीवन परिचय और उनके रचना संसार के बारे में जानकारी ली थी। तत्पश्चात एकांकी के कथानक, कथोपकथन, भाषा शैली के बारे में हमने चर्चा और उसके आधार पर इस एकांकी की समीक्षा देखी थी। इसी की अगली कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं और इस एकांकी के संकलन त्रय के आधार पर इसका मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। संकलन त्रय एकांकी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि एकांकी का आकार लघु है और एक अंक तक सिमटा हुआ ये नाटक है। इसलिए आवश्यक है कि एक ही कार्य एक ही समय और एक ही स्थान पर पूर्ण हो जाए। इसी को हम संकलन त्रय कहते हैं। तो हमारी ये जो एकांकी मकड़ी का जाला है, इसमें एक ही कार्य एक ही समय और एक ही स्थान के नियम की पूर्ण रूप से पालना की गई है। संपूर्ण एकांकी भोलानाथ के ऑफिस के कैबिन में अभिनीत होती है। समय अंतराल कुछ घंटों का है तथा भोलानाथ के अंतर्मन की स्थिति को अभिव्यक्त करते हुए भौतिकवादी जीवन का चित्रण कर एकांकी में संकलन त्रय की पूर्ण पालना की गई है। पूरी एकांकी एक ही स्थान पर सिमटी हुई है भोलानाथ के ऑफिस में, और एक ही समय है। कह सकते हैं कि लगभग 1-2 घंटे का ही समय होगा, जिसके अंतर्गत पूरा कथानक जो है समाप्त हो जाता है और एक ही कार्य की अभिव्यक्ति इसमें होती है। यानी कि संकलन त्रय की दृष्टि से ये एकांकी पूर्णतया सफल है। तत्पश्चात हम देखते हैं कि एकांकी में अभिनेता का पालन किस प्रकार से किया गया है। एकांकी की रचना अभिनय को ध्यान में रखते हुए की जाती है। अभिनय के द्वारा ही पात्र अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते हैं। नाटकीय एवं हृदयस्पर्शी संवाद अभिनय को प्रभावशाली बनाते हैं। यानी कि अभिनय के लिए संवादों का होना और संवादों के साथ साथ नाटकीय एवं हृदयस्पर्शी संवादों का होना आवश्यक है, तभी वो दर्शकों को प्रभावित कर सकेंगे और जो भी लेखक का उद्देश्य है उसको दर्शकों तक संप्रेषित करने का कार्य कर सकेंगे, जिससे लेखक एकांकी लिखने के उद्देश्य में सफल हो पाता है। एकांकी चूँकि केवल पढ़ने की विधा नहीं है, इसको रंगमंच पर अभिनय किया जाता है। यानी रंगमंच पर इसको प्रस्तुत किया जाता है, इसको खेला जाता है। अभिनेता अभिनेत्रियाँ और जो भी सहायक अभिनेता अभिनेत्रियाँ जो भी होते हैं, वो इसको अभिनय के द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए एकांकी की सफलता उसके अभिनय होने पर निर्भर करती है। यदि कोई एकांकी लिखी गई है लेकिन उसका मंचन किया जाना संभव नहीं हो, तो फिर वो उसका उद्देश्य सफल नहीं होता, वो एकांकी सफल नहीं मानी जा सकता। रंग निर्देशों का भी एकांकी में होना आवश्यक होता है। रंग निर्देश क्या होते हैं? एकांकी का लेखक एकांकी लिखते समय रंगमंच की साज सज्जा और अभिनेताओं का जो वेशभूषा है, उनके हाव भाव जो हैं, उनके संचालन जो है, उसके बारे में एकांकी में उल्लेख कर देता है,
कि किस प्रकार से कमरे की या कोई भी एकांकी के अनुरूप साज सज्जा रंगमंच की क्या होगी, अभिनेता अभिनेत्रियां किस प्रकार के वेशभूषा धारण करेंगे और उनके हाव भाव संचालन किस प्रकार से होगा, इसका निर्देश वो दे देता है। इसी को हम रंग निर्देश कहते हैं। रंग निर्देशों की सहायता से ही एकांकी के उद्देश्य और रंगमंची आवश्यकताओं को मूर्त किया जा सकता है। एकांकी मकड़ी का जाला की रचना करते समय लेखक ने अभिनेता पर पूरा ध्यान देते हुए यथास्थान पर जहाँ भी आवश्यक हो रंग निर्देश दिए हैं। जैसे कि उसकी प्रकाश व्यवस्था के बारे में लेखक लिखते हैं और वहाँ की साज सज्जा जो भी कमरा है भोलानाथ का उसके बारे में लिखते हैं कि धीरे धीरे कमरे के वातावरण में परिवर्तन होता जान पड़ता है। रेडियो के शब्द धीमे हो रहे हैं, मानो कहीं दूर से आवाज़ आ रही हो, तो ये रंग निर्देश है। एकांकी में सब कुछ संवादों द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। कहीं कहीं ऐसा भी मौका होता है जबकि कलाकारों को अपने हाव भाव से शारीरिक संचालन से ही अभिनय करना होता है और कई बार पात्रों की वेशभूषा भी अभिनय को प्रभावशाली बना देते हैं। तो इन सब का दायित्व भी लेखक के ऊपर होता है कि वो इसकी वेशभूषा, उनके हाव भाव और अंग संचालन के बारे में भी पर्याप्त निर्देश अपनी एकांकी में दे, ताकि रंग निर्देशक जो भी एकांकी का निर्देशक है वो उसकी अनुसार उसकी पालना कर सके और एकांकी को पूर्ण रूप से रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनय किया जा सके। इस संबंध में लेखक निर्देश देते हुए कहता है, पात्रों के संबंध में निर्देश हैं कि मिस्टर भोलानाथ ऑफिस की चेयर पर बैठे हैं, बाएं हाथ में सिगरेट और दाहिने हाथ में फाउंटेन पेन है। यानी कि किरदार किस प्रकार का होगा, किस प्रकार वो जो भी उसका बैकग्राउंड है, जो भी उसकी सामाजिक परिस्थिति है, उसके अनुसार किस प्रकार की उसकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व होगा, ये सब लेखक का दायित्व होता है कि वो एकांकी में इसका उल्लेख करते। इसके अलावा रंगमंच की साज सज्जा और रंगमंच के संकेतों का भी महत्व होता है। रंगमंच पे कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाएगी, किस प्रकार का वातावरण होगा, किस प्रकार उसकी साज सज्जा होगी, इसके बारे में भी लेखक को पूर्णतया स्पष्ट रूप से निर्देश दे देने चाहिए, जो कि एकांकी की प्रभावशीलता के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो इसमें भी एकांकी में भी लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी ने इस संबंध में पर्याप्त निर्देश दिए हैं। जैसे कि वो साज सज्जा के उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि सामने की दीवार पर दाहिनी ओर खिड़की में नीला पर्दा, यानी पूर्णतः पर्याप्त निर्देश है। पर्दा भी होगा, उसका रंग कैसा होगा ये भी लेखक स्पष्ट बता देता है। तरह तरह के कैलेंडर टंगे हुए हैं, तरह तरह के कैलेंडर बता रहे हैं कि भोलानाथ जो है वो कई कंपनियों से संबंधित है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के कैलेंडर हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अंतर्द्वंद। एकांकी में अंतर्द्वंद की उपस्थिति भी अति आवश्यक होती है। अब अंतर्द्वंद किसे कहते हैं? तो हृदय में जो परस्पर विरोधी भाव उत्पन्न होते हैं वो अंतर्द्वंद कहलाते हैं। जब एकांकी के पात्र किसी विषय अथवा समस्या से संबंधित उसके विभिन्न पक्षों पर वाद विवाद करते हैं तो उनकी मनस्थिति संघर्षपूर्ण हो जाती है। पात्रों की इस मनस्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण एकांकी का प्राण है। यही वह माध्यम है जिसके
द्वारा लेखक पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण करता है। मकड़ी का जाला एकांकी में इसका जो प्रमुख पात्र है भोलानाथ, उसके अंतर्द्वंद और उसकी मन स्थिति का लेखक ने बड़ी खूबसूरती से अंकन किया है। एकांकी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उसके अंतर्द्वंद को चित्रित करने के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे कि उसका अर्धचेतन मन कहता है, मैं तुम ही हूँ और इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। भोलानाथ, तुम बच नहीं सकते। मकड़ी का जाला तन रहा है और तुम उसमें बेबसी से टंग रहे हो कीड़े। अंतर्द्वंद की अभिव्यक्ति के तौर पर यदि देखा जाए तो ये एकांकी पूर्ण रूप से सफल सिद्ध होती है। लेखक जगदीश चंद्र माथुर भोलानाथ के अंतर्मन, उसके अंतर्द्वंद, उसके अर्धचेतन मन की अभिव्यक्ति करने, उसकी मानसिक स्थिति को उकेरने में पूर्ण रूप से सफल सिद्ध हुए हैं।